चलिए भाइयों बहनों, हम लोग क्या पढ़ चुके थे, ओम्स लॉ पढ़ चुके थे। अब ओम्स लॉ के अपन ने पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और जो डायमेंशंस रहेंगे वो भी कांस्टेंट रहेंगे। इतनी बात अपन को आई होप समझ में आ गई होगी। तो ओम्स लॉ में और जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट ओम होती है। फिर अपन ने पढ़ा 1 ओम क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ी। आज अपन लोग पढ़ने जाएंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी मैं आपको पूरा डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब मेन अपना टॉपिक आता है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने जब आपसे पूछा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू I R, R की वैल्यू बनी V अपॉन I, यहाँ पे रेजिस्टेंस किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट। मैथमेटिकल प्रूफ भी मैं आपको बता चुका था, साइंटिफिक प्रूफ भी बता चुका था। तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, तो आप देखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बात को समझो कैसे, एग्जांपल देते हैं। ये प्रॉब्लम ठीक है, हाँ ठीक है, देखो समझो, बात को समझो। ये पानी का पाइप है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे इसको जितना ज़्यादा लंबा लेंथ करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा पानी को यहाँ से वहाँ तक फ्लो करने में। इतनी ज़्यादा रुकावट होगी पानी को, क्योंकि पानी को मेन निकालना है, निकलेगा तो क्या हो पाएगा, बाहर उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ख़त्म हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसमें लेंथ बढ़ाते चले जाओगे उसका पानी को क्या है, ज़्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा रुकावटें में जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एरिया पे कैसे रहता है भैया, अगर छोटा एरिया है तो भैया कम कम जा पाएगा, ठीक है, मतलब उसके लिए रुकावट ज़्यादा है। लेकिन अगर बड़ा एरिया है तो उसके लिए रुकावट कम है, क्योंकि ज़्यादा पानी एक बार में जा सकता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। इतनी बातें हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, समझो बात को, क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस इज दोनों इक्वेशन को मिला के L अपॉन A, मतलब लेंथ अपॉन एरिया, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल्स टू आएगा, जो हो जाएगा L अपॉन A, और इसके संग में एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग कहते हैं रो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, एक फॉर्मूला बन गया पूरा पूरा, ठीक है। इसके बाद बात को समझो, इसके लिए अगर फॉर्मूला बनाओगे, ये कांस्टेंट, ये क्या है भैया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको अपन लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा तो RA अपॉन L। R क्या है, रेजिस्टेंस, A है एरिया, और L है लेंथ। इतनी बात समझ में आ गई भैया। ये भी क्या रहेगा, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये भी क्या रहेगा, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है। इसको अपन लोग मतलब एक वो समझा चुका हूँ यार, इसमें साइंटिफिक प्रूफ है, जब वही बात समझानी पड़ेगी तो उसका कोई भी मतलब नहीं। खैर आप लोग समझता है ना, पीछे जाके दोबारा भैया जाइए, वीडियो देखिए, समझिए, ठीक है, वरना इसी पे डूबे रहेंगे, आगे भी बढ़ना है अपन, ठीक है। इसके बाद समझो बात को, इसकी जो यूनिट होती है, अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टिविटी क्या होती है भैया, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है भैया, रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल। तो क्या इसको ऐसा, इसके लिए फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, रो, अच्छा बनाओ भैया इसको, ठीक है। ये हो जाएगा 1/r के बराबर। तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी की, ओम इनवर्स। इसको क्या कहेंगे अपन लोग, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या बोला, रेजिस्टिविटी बोला, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, अच्छी बात है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इससे ज़्यादा पेपर में आता नहीं है अब रेजिस्टिविटी, क्योंकि इतना ही बताते हैं कि उसका जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इससे ज़्यादा आपको जानकारी प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है 10th क्लास में। जब आप 12th में आएंगे तो मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दूँगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आप लोग समझिए, अब देखिए सर्किट पढ़े थे, ओपन सर्किट होता था, क्लोज सर्किट होता था। ओपन सर्किट में क्या होगा, बल्ब जलेगा नहीं, क्लोज सर्किट में बल्ब जलेगा। मतलब अगर अपन लोग खटका दबा देंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, और खटका खुला रहेगा तो खटका तो मतलब जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है जो कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब जो रेजिस्टेंस होते हैं, इसको जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सीरीज वाला और एक होता है कैसा वाला, पैरेलल वाला। एक कैसा होता है भैया, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल,
एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस लाइन से जोड़ते हैं। एक बैटरी बना दी, सॉरी, ठीक है, जे हुआ, बल्ब जोड़ लिया, बल्ब हो गया, यहाँ पे हम एसी लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ इसके बाद हम लोग क्या लगा दें भैया, यहाँ से कुछ भी लगा दो, क्या लगा सकते हैं, पंखा लगा दिया, ठीक है। यहाँ और लाइट लगा दी, एक और है, लाइट हो गई, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, मेन स्विच से भैया जोड़ दिया, ठीक है, ये अपन ने जोड़ दिया। इतना हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इसको समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। इसको जोड़ दिया, ये क्या होता है सीरीज रेजिस्टेंस। पैरेलल में क्या होता है भैया, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस, ऐसे हम लोग बहुत सारे रेजिस्टेंस बना सकते हैं और इसको बैटरी से कनेक्टेड कर सकते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक की बना दो, ज़्यादा इच्छा है आप लोगों की तो मान नहीं रहे हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये क्या होता है, सीरीज रेजिस्टेंस होता है, ये वाला पैरेलल रेजिस्टेंस होता है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, मेरी लड़ाई तो यही है कि ये है क्या, सीरीज रेजिस्टेंस। आपने कहा या सीरीज में जोड़ दीजिए रेजिस्टेंस को, पैरेलल में जोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन सर इसमें ऐसा है क्या, क्यों ये इतने ज़्यादा ऐसे फेमस हैं? बिल्कुल सही बात है, घरों में कैसे जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है। हमारे घरों में कनेक्शंस कैसे करे जाते हैं, ऐसे करे जाते हैं। समझो बात को, ऐसे क्यों नहीं करे जाते, क्योंकि बाय चांस ये तुम्हारा कुछ भी है, टीवी है, ठीक है, ये तुम्हारा बल्ब, मान के चलो लाइट यहाँ से गई घूम घाम के, इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से घूम घाम के, चलो ठीक है, यहाँ से जाएंगे, ठीक, यहाँ से घूम घाम के गए, ये लाइट जली, ये फैन जला, लेकिन एसी ठुक गया। क्या हो गया भैया, एसी खराब हो गया। तो एसी खराब हो जाएगा तो खुद सोचोगे सर्किट यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगा, तार यहाँ पे जल के खत्म हो जाएगा, तो क्या लाइट आगे जा पाएगी? बिल्कुल नहीं जा पाएगी। लाइट आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो आगे के जितने भी अप्लायंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, फूक जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, वो भी क्या हो जाएंगे, फूक जाएंगे, क्योंकि आगे जाने का रास्ता है ही नहीं, आगे की चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसमें क्या हो गया, खराब हो गए, फिर लगाओ पैसा, फिर तार जुड़वाओ, फिर वही करो फलाने का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है, जी भैया आपका फैन ये हो गया, एसी ये हो गया, आपका मोबाइल का चार्जर, मान के चलो यहाँ से लाइट गई, लेकिन करंट क्या होगा भैया, 3 हिस्सों में बट जाएगा। करंट क्या होगा, 3 हिस्सों में बट जाएगा, क्योंकि 3 रास्ते दिए ना आपको पानी को जाने के लिए। मान के चलो एक पानी का पाइप है, पानी के पाइप में अगर 3 छिद्रे होंगे तो 3 जगह करंट जाएगा। अब इसको अलग ज़रूरत होगी, इसको अलग ज़रूरत होगी, इसको अलग ज़रूरत होगी, बिल्कुल सही बात है। मान के चलो इनमें से कोई एक खराब भी हो जाता है तो सर्किट उतना ही तो ब्रेक डाउन होगा, पूरा सर्किट ब्रेक डाउन नहीं होगा। मान के चलो ये खराब हो गया तो करंट यहाँ से तो जा ही रहा है, यहाँ वाला रुक जाएगा बस बीच में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चलता रहेगा, फिर भी मतलब बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। एक और चीज़ होती है इसमें भैया, जब आप जाएंगे, जैसे मान के चलो यहाँ पे 100 गिलास पानी था, ठीक, यहाँ पे भी 100 गिलास पानी था, ठीक, यहाँ जब जाएगा तो वो 100 गिलास क्या होगा, 3 हिस्सों में बटेगा। 100 गिलास क्या होगा, 3 हिस्सों में बराबरी से बट जाएगा, बाकी जिसको जितना यूज़ करना वो कर सकता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, मान के चलो ये 100 गिलास लेके गया, इसने 10 गिलास पी लिया तो आगे वाले को पूरा कितना मिलेगा, 90। ये वाला ज़्यादा खाता है तो मान के चलो 30, ये वाला बहुत ही ज़्यादा खाता है तो 50। अब पता चले आगे तक बचे ही नहीं, कितना हो गया, 50, 30, 10, 5, 3, 8, 10, 90। इसने मान के चलो 20 खाना था तो ये जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। तो ये वाली समस्या सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस में आ जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनो, आपने सुना है, क्यों नहीं चल रहा है भाई, खत्म हो गया क्या, V इज इक्वल्स टू आई आर, भली बात ही सुना होगा, यही सुना है, V इज इक्वल्स टू आई आर। इसमें रेजिस्टेंस बहुत सारे लगे हैं, 1, 2, 3 मान के चलते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू आई R1, V2 इज इक्वल्स टू आई R2, V3 इज इक्वल्स टू आई R3, क्योंकि भैया करंट तो पूरे में एक ही फैलेगा, वोल्टेज ही तो चेंज होगा सबका। सीरीज रेजिस्टेंस में जब मीटर पढ़ाया था तब क्या पढ़ाया था कि करंट कांस्टेंट होता है सीरीज वाले सर्किट में, पैरेलल में करंट कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज, याद है? हो गया याद, मेरा काम कर रहा है, हाँ ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा भैया, क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, इसमें फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, V इज इक्वल्स, V नहीं बनेगा भैया,
I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1, ठीक है, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3, क्योंकि इसमें V कांस्टेंट होता है। यहाँ पे करंट ही तो बचेगा, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3 मान लो, यही तो तीन बढ़ जाएंगे। यहाँ तो करंट पूरे में कांस्टेंट चल रहा था, ठीक। ये आपको दोनों में कंपैरिजन इतना समझ में आया। अब इसके लिए अगर इसके सारे उसको ज्वाइन करोगे, मतलब एडअप करोगे, तो भैया ये कितना आ जाएगा, ऐसे V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू IR1 प्लस का IR2 प्लस का IR3 मिक्स हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, दोनों एक ही जैसे तो घर ही के थे। इसको आप टोटल वोल्टेज लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बोलो हाँ जी। इसके बाद इसमें से I कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस का R3। इतनी बात क्लियर होगी। अब समझ लो, इस I को नीचे भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, V अपॉन I बन जाएगा, V अपॉन I बन जाएगा। या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हैं, इस V की जगह IR भी रख सकते हैं, इच्छा है, ठीक है। V की जगह अगर IR रखोगे तो ये I ऐसा ही रहेगा, बाकी की चीज़ ऐसी की ऐसी, ये I से I कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको अगर सीरीज रेजिस्टेंस में सीरीज वाले उसमें सर्किट में रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप डायरेक्टली सारे रेजिस्टेंसों का क्या करा सकते हैं, सम करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा भैया, इसमें अपन को करंट जोड़ना है, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ने के बाद अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं कि I के बराबर होते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसके बाद इसको जोड़ोगे तो तीनों में से V कॉमन आ जाएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतनी बात भाइयों बहनों को समझ में आ गई होगी मित्रों, ठीक है। इसके बाद इसको भी सेम टू सेम वही रहेगा, इसको अपन लोग क्या लिख लेंगे, 1/R लिख सकते हैं। देखो बेटा बच्चों समझो, तुम लोगों में कभी कभी अकल नहीं होती है। V इज इक्वल्स टू IR, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। शाबाश, तुम लोग बुद्धिमान हो यार, कोई दिक्कत नहीं, समझदार, मैं समझ लूंगा, परेशान नहीं, ठीक है। तो आपको पता है ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू रख सकते हैं, तब रखो ये मतलब सॉरी I अपॉन V रखो, I अपॉन V करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/R आ जाएगा, 1/R अपॉन G क्या हो जाएंगे, जैसे कि तैसे ऐड हो जाएंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतनी बात समझ में आ गई। तो सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है भैया, ये रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सम ऑफ रेजिस्टेंस होता है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेजिस्टेंस। और लेकिन पैरेलल में क्या होता है भैया, टोटल रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल करो किसका, रेजिस्टेंस का, और उसका सम निकाल दो। इतनी बात आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। सीरीज और पैरेलल यहाँ समझ में आ गया। भैया एक चीज़ याद रखना, इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, करंट कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ये बात याद रखना, पेपर में आ जाती है। इतनी बातें पल्ले पड़ गई, ठीक है भैया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।